नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। कोरोना वायरस की वजह से किए गए लॉकडाउन में देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। गतिविधियां बंद होने से हर कारोबार को नुकसान हुआ है। देश के किसान भी इस असर से अछूते नहीं हैं। पहले से ही सरकारी नीतियों की मार झेल रहे तंबाकू किसानों की स्थिति लॉकडाउन के दौरान और खराब होती चली गई। देश के कई राज्यों के किसानों ने अब सरकार से अपील की है कि लोकल के लिए वोकल अभियान को तंबाकू से जुड़ी पॉलिसीज पर भी लागू किया जाए। भारत की आधी से ज्यादा आबादी खेती पर निर्भर करती है, फिर भी देश के करोड़ों किसानों की बदहाली किसी से छुपी नहीं है। देश की 55 से 60% खेती आज भी बारिश पर निर्भर है और देश में अभी भी सिंचाई सुविधाओं की कमी है। सहूलियतों की कमी और सरकारी नीतियों की मार झेलने वालों में 2.5 करोड़ से ज्यादा वो किसान और खेतीहर मजदूर भी हैं जो अपनी जीविका के लिए तंबाकू की खेती पर निर्भर हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और गुजरात जैसे राज्यों में तंबाकू की खेती तो अच्छी हुई है, लेकिन खरीदारों की कमी है। किसानों का कहना है कि लॉकडाउन से पहले का करीब 40 से 50 टन माल का स्टॉक गोदामों और दुकानों में बचा हुआ है। దాదాపు 200 మంది వ్యాపారస్తులు ట్రేడ్ వింగ్లో రిజిస్టర్ అయ్యి ఈరోజు కేవలం 4 వ్యాపారస్తుల వేలంలో పాల్గొంటున్నారంటే దాని ఉద్దేశం ఏంటి? కరోనాకు ముందు మీడియం గ్రేడ్ F3 అనే గ్రేడ్ ధర 145 నుంచి 150 రూపాయలకి కొనుగోలు చేస్తే కరోనా సాగుతో మాకు ఆర్డర్ లేవు అనే సాగుతో 110 రూపాయలకి ఈరోజు కొంటున్నారు. ఏంటి దారుణం? రైతు ఇదే విధంగా వేలం కొనసాగితే 3 లక్షల రూపాయల అప్పు. ప్రకాశం జిల్లాలో సంతనూదులపాడు నియోజకవర్గంలో అత్యధిక మంది రైతులు ఉన్న ప్రాంతం కాబట్టి పోయిన సంవత్సరం రేట్ల కన్నా ఈ సంవత్సరం రేట్లు ఇంకొద్దిగా తగ్గువైనాయి అని ఈ రోజున గౌరవ మంత్రి గారు బాలేని వాసు గారి దృష్టికి, వైవి సుబ్బారెడ్డి గారి దృష్టికి, సీఎం గారి కార్యాలయం దృష్టికి తీసుకెళ్లేందే తడవు ముగ్గురు యాక్టివేట్ అయ్యి కలెక్టర్ గారికి ఫోనుల్లో వారు సంభాషించడం. ఇప్పుడు కలెక్టర్ గారితో జరిగిన సమావేశంలో 27వ తారీఖున బయర్స్కును రైతాంగంకు రైతు నాయకులకు మధ్యలో ఒక సమావేశం. చాలా దయనీయ స్థితిలో ఉన్నారు. ఎందుకంటే మేము కోవిడ్ మొన్న లాక్డౌన్కు ముందు 20వ తారీఖు పెట్టాము. 20వ తారీఖు పెడితే F3లు F2లు ఇవన్నీ కూడా ఆయాల 150 పైన రేట్లు పడ్డాయి. మొన్న పెడితే 100 నుంచి 100 రూపాయల రేట్లు పడ్డాయి. ఇది చూస్తుంటే రైతులు చాలా ఇబ్బందులు పడే పరిస్థితి వచ్చి ఉంది. దీన్ని ఇది ప్రభుత్వం గారు కానీ ఏదో రకంగా సరిపోతే రెండోది టొబాకో బోర్డు ఎంప్లాయీస్ కూడా దీంట్లో ఒక చేస్తున్నారు. ఏం చేస్తున్నారంటే तंबाकू किसान अपनी बदहाली की वजह सरकारी नीतियों को भी बताते हैं। किसानों का कहना है कि सरकार को पश्चिमी देशों का अनुसरण करने के बजाय देश में तंबाकू की खपत के हिसाब से कदम उठाने चाहिए। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और गुजरात के किसानों के प्रतिनिधि फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फार्मर एसोसिएशन ने सरकार से मांग की है कि वो सिगरेट पर टैक्स को कम करके जीएसटी से पहले के स्तर पर लाए। फेडरेशन का कहना है कि इससे विदेशी सिगरेट ब्रांड्स की तस्करी पर लगाम लग सकेगी और प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत भारतीय किसानों और उद्योगों को फायदा होगा। 100% मेरी जो आमदनी है और मैं टोबैको प्रोडक्ट करता हूँ, उसमें मेरी आमदनी 100% कम आई है और पिछले 4-5 साल से ये ऐसी साइकिल चल रही है जिसमें आमदनी बढ़नी चाहिए लेकिन बढ़ी नहीं है। हमारी आमदनी एकदम घटी है। लास्ट ईयर जो 1200-1400 था उसमें तंबाकू का अलग अलग रेट होता है। जो बीड़ी पत्ता था वो 1600 आता है, वो जो खाने वाली तंबाकू का होता है वो 1200-1300 आता था कैश का भाव। इस दफ़ा 900-1000 रुपया बोलते हैं। आज दुख के साथ कहना पड़ता है कि गुजरात में किसान ऐसे भी आधा हो गया, ऐसे भी आधा हो गया। 1998 में 1 करोड़ 11 लाख किसान था, आज ओनली फॉर 56 लाख किसान हो गया। इसमें से जो खेती आधारित किसान है वो ओनली फॉर 20 लाख ही कम है। तंबाकू की खेती अन्य फसलों की खेती से थोड़ा अलग है। इसे कम उर्वरक जमीन पर कम सिंचाई सुविधाओं के साथ भी उगाया जा सकता है। देश के कई राज्यों में कई ऐसे इलाके हैं जहां का वातावरण और हालात तंबाकू की खेती के लिए ही उपयुक्त हैं। इन इलाकों में अन्य फसलों की खेती करना किसानों के लिए बड़े घाटे का सौदा साबित होता है। यहाँ किसानों के सामने प्रश्न होता है कि वो ऐसी फसल क्यों उगाएं जिसमें उन्हें 2 पैसे ना बच पाएं।
ऐसे में सरकार द्वारा तंबाकू की खेती की लिमिट तय करने जैसे नियम किसानों के लिए मुसीबत बन रहे हैं। इसके अलावा सिगरेट जैसे तंबाकू उत्पादों पर भारी टैक्स लगाए जाने का असर सीधे तंबाकू की खेती करने वालों पर पड़ता है। तो आपने रिपोर्ट देखी कि तंबाकू खेती से जुड़े किसानों की क्या हालत है, किस तरीके से वो अपना दर्द बयां कर रहे हैं। एक आंकड़े के मुताबिक 4.5 करोड़ से ज्यादा लोगों की रोजी रोटी इस तंबाकू उत्पादन उद्योग से जुड़ी हुई है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि सबकी अपनी अपनी चिंताएं हैं और इनकी डिमांड है कि लोकल फॉर वोकल। इससे तंबाकू इंडस्ट्री को और इससे जुड़े हुए लोगों को कितना फायदा होगा, क्योंकि इस मार को, कोरोना संकट काल की मार को हर किसान झेल रहा है। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जावरे गौड़ा जी, जो कि प्रेसिडेंट हैं फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फार्मर एसोसिएशन फाइफा के। स्वागत है जावरे गौड़ा जी आपका। हमारे साथ हैं यशवंत चिडिपोथो जी, जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है ये फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फार्मर एसोसिएशन यानी फाइफा के। यशवंत जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ मंदाकिनी सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो कि एडवोकेट हैं, साथ ही मैनेजिंग ट्रस्टी हैं नेशनल हेल्थ फोरम के। ये एक राष्ट्रीय स्तर का एनजीओ है जो कि तंबाकू नियंत्रण पर काफी सालों से काम कर रहा है। स्वागत है आपका मंदाकिनी जी। हमारे साथ पीसी झा जी हैं, जो कि फॉर्मर चेयरमैन हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस कस्टम्स और साथ ही एडवाइजर हैं फिक्की कैस्केड के। बहुत बहुत स्वागत है पीसी झा जी आपका भी। सबसे पहले जावरे गौड़ा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। इस कोरोना संकट काल में तंबाकू की खेती से जुड़े हुए किसानों के सामने, क्योंकि अभी हमने रिपोर्ट भी देखी, वो कह रहे हैं कि कीमत तो हमें मिल ही नहीं रही, हमारा फसल तो बिल्कुल पूरी तरीके से बर्बाद पड़ा है। कितनी बड़ी मार झेली है इस वक्त किसानों ने? यही साल में कोविड-19 वास्ते में खरीदार कम है। कोई नो मर्चेंट इज कमिंग फॉरवर्ड टू परचेज द टोबैको in the name of COVID-19. We have invested lot of money on tobacco production, both in Karnataka, Andhra and Telangana. And हमारा खरीदी since the purchase is not coming, so we are incurring a loss, undergoing loss. So it is our bread, butter and total income from tobacco. So ये हमारा सिगरेट टोबैको, वर्जीनिया फ्लू करोड टोबैको, और इसमें हमारा 4 लाख का ज्यादा किसानों डिपेंड होता है जी। अच्छा, ये जो घाटा हो रहा है किसानों को, ये मार्च मंथ से हो रहा है, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ या उससे पहले से? सही है, वो जनवरी फरवरी तक वो मार्केट क्लोज होना था बिकॉज ऑफ लॉकडाउन जी। the traders are not coming and farmers are suffering by keeping the stock back. Now it is a perishable commodity and more than 50% is being exported to more than 100 countries. So because of non-arrival of the trader due to COVID-19, the लॉकडाउन से हम बहुत नुकसान होगा, बहुत नुकसान हुआ लॉकडाउन से। जाहिर सी बात है, क्योंकि हर क्षेत्र से जुड़े हुए किसान, चाहे वो दूध व्यापार से जुड़ा हो या फिर सब्जी उगाने वाला किसान हो, हर किसी को इससे नुकसान हुआ है। यशवंत जी, जरा ये बताइए कि ये जो इंडस्ट्री है, तंबाकू इंडस्ट्री, ये किस तरीके से काम करती है? जैसे मान लीजिए किसी किसान ने खेती की तंबाकू की, वो सीधे कहाँ बेचता है? क्योंकि किसानों की शिकायत होती है कि बीच में बिचौलिए सब कुछ खा जाते हैं, उनको कुछ मिलता ही नहीं। As for concern about the FCB, there is a good marketing system, the price discovery through transparent auction system here. In the tobacco in India, most of the time we, Andhra Pradesh and Karnataka, we grow FCB tobacco, flue-cured Virginia tobacco, which constitute around 30% useful for cigarettes consumption. So the FCB tobacco is completely under regulated by the Tobacco Board of India, which is scientifically forecast the demand
And also we have Central Tobacco Research Institute is there, which gives supports in terms of soil fertility, identified research in the varieties and yields and all. When you take the question of the marketing issue, there was an excellent system in the marketing, because tobacco board have been implemented. It has been the inception of the tobacco board was in 1970. From 1980s onwards, in the auction system has been improved a lot. Tobacco farmer doesn't go anywhere else. There is a one point to sell his products. So tobacco board has an excellent infrastructure in auction system. In Andhra Pradesh we have 18 tobacco auction platforms. In Karnataka we have 11 auction platforms. We don't need to go anywhere else. And also we need to go there, and in the stipulated format they will give certain kinds of quota. We need to take the quota over there. And also most recently from 2015 onwards, the auction system was developed as an electronic mode. There should be very, very transparent and technically advanced. It is a foolproof technology. There is no problem at all for the farmers. I can say in the FCV, especially flue-cured Virginia, there is no problem for the farmers, the traders and the buyers and the farmers. Everything is right. But the situation, permits at this point of time due to COVID, and also we have faced rains, and there was a heavy quality loss due to heavy rains. That's the reason we have a little bit lesser rate in this situation. Earlier, before March 21st, there was a lockdown. There was a good market compared to Karnataka and Andhra Pradesh. After that, there is a start in tobacco auctions due to COVID situation. After that, we have kept our tobacco in तो यशवंत जी जो सरकार ने राहत पैकेज का जो ऐलान किया है, जिसमें किसानों के लिए काफी कुछ घोषित है, क्या उससे तंबाकू किसानों को फायदा नहीं होगा? Tobacco farmers, we don't have much more financial support from the government, but the vocal for local campaign, we appreciate it. We launched the FIFA, Federation of All India Farmers Association, launched the Honorable PM, our Prime Minister, vocal for local campaign. We appeal the government to shun the legacy of tobacco control policies, which is up for the western part of the country. We don't want to adopt that such a framework in our country. And also the unnecessary propaganda, which is by the global tobacco control NGOs and all, it's going to be dampen our spirit. Because we completely, Indian tobacco industry, almost 46 millions of the dependents on, they are dependents on the tobacco industry. So we don't want to, we appeal the government, don't take the political decisions from the western part यानी of the country. सरकार को 4.5 करोड़ से ज्यादा लोग जिनकी आजीविका इससे जुड़ी हुई है, उनके बारे में भी विचार करना होगा। मंदाकिनी जी, ये कहा जा रहा है और आपके एनजीओ ने भी ये कहा है कि सारे तंबाकुओं को अगर आप एक टैक्स के दायरे में ला दें तो सरकार को 30,000 करोड़ का राजस्व प्राप्त होगा, यानी कि रेवेन्यू होगा, और लगभग 68% के आसपास, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो इस जो तंबाकू प्रोडक्शन है वो टैक्स से बाहर है। तो आपका ये कहना है कि सारे को एक दायरे पे ले आओ, इससे किसानों को क्या फायदा होगा? There should be a reverse taxation which is payable by the end consumer, so the farmer is protected. He gets his value. He gets his value for the produce that he has, the tobacco that he has produced. And at the same time, the additional taxation, which is the additional revenue which is obtained from this taxation of tobacco, all kinds of tobacco, that can be used for the welfare of the country. और शायद जो प्रोडक्शन है, जावरे गौड़ा जी, जो प्रोडक्शन है तंबाकू का, टोबैको का, उसमें नॉन वर्जीनिया में 85% है शायद, 85%। Yes, you are correct. It is not. और अगर ये सारे टैक्स के दायरे में आ जाएंगे ये, तो क्या आपको लग रहा है इससे इनको फायदा होगा? We welcome it. It फायदा होगा। Direct is a direct tax to the government and benefit to the farmers. We welcome to bring all the tobacco products under the tobacco board regulation. जी,
चलिए, आप कह रहे हैं कि going to be helpful to the all farmers. जी, आप कह रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो किसानों को इससे फायदा होगा, हम इसका स्वागत करते हैं। पीसी झा जी, जी पीसी झा जी, 1 minute. जी पीसी झा जी, सिगरेट, तंबाकू स्मगलिंग इसके जरिए हमने देखा है और इससे नुकसान भी अच्छा खासा होता है। रिसेंटली ईयर में इस स्मगलिंग से तंबाकू इंडस्ट्री में, खासतौर पर सिगरेट जो लीगल इंडस्ट्री है, उसको कितना नुकसान हुआ और कैसे ये काम करता है? नहीं, देखिए, ये स्मगलिंग जो सिगरेट में है वो काफी ज्यादा लेवल पर है। हाँ। बहुत ज्यादा स्मगलिंग है। एक फिकी ने एक स्टडी कंडक्ट अभी कराया था, जिसका रिपोर्ट पिछले साल आया था। हाँ। उसमें 2018 का फिगर जब निकाला गया कि कितनी सिगरेट स्मगलिंग हुई होगी, हाँ। तो आया था करीब 8,750 करोड़। आप ये समझ सकते हैं कि ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है। और इसमें एक तरफ सरकार के रेवेन्यू का काफी ये नुकसान होता है, बिल्कुल, क्योंकि सिगरेट पर जो टैक्स रेट है वो कुछ आइटम जिस पर की सबसे ज्यादा टैक्स रेट है उसमें सिगरेट आता है। सिगरेट अलग अलग टाइप के होते हैं। लगभग आप रख लीजिए, डिफरेंट टाइप के सिगरेट पर करीब 140% से लेकर के 200% तक का टैक्स है। अब मैं आपको बताता हूँ स्मगलिंग में कैसे सरकार का नुकसान होता है। और चूंकि आपका प्रोग्राम आज का जो है वो मेनली किसानों के हित की रक्षा के लिए है, तो मैं उस एंगल से आपको बताऊंगा कि एक तरफ चूंकि जब स्मगलिंग होती है तो उसमें यदि प्रॉपर वो चैनल से इंपोर्ट हो कस्टम पोर्ट के थ्रू, तो सिगरेट को कम से कम सिगरेट का टैक्स मिलेगा। सरकार को एक तरफ टैक्स नहीं मिलता है और दूसरी तरफ क्या होता है कि ये जो स्मगलिंग वाला सिगरेट है ये विदेश में बनता है। इसमें जो तंबाकू यूज होता है वो पैदा हुआ है विदेश में, जबकि देश में जो सिगरेट बनता है उसमें देश में जो तंबाकू पैदा होता है वो यूज होता है। तो इसमें देश का तंबाकू की खपत ये कम हो जाती है। तो नेचुरली जो अभी मेरे से पहले के लोग बता रहे थे कि उसमें टोबैको का जो प्रोडक्शन होगा उतना सेल नहीं होगा, उसमें किसानों की भारी उसमें नुकसान होता है। तो स्मगलिंग एक एस्पेक्ट है कि एक तरफ देखिए, एक तरफ सिगरेट के ऊपर में सरकार को टैक्स नहीं मिला, दूसरे तरफ जो तंबाकू देश में पैदा हुआ वो जो खपत होता इंडस्ट्री में वो खपत नहीं हुआ, तो ये नुकसान हुआ। और स्वास्थ्य का जहां तक है कि बाहर से जो सिगरेट आता है उसके पैकेट पर जो स्टैट्यूटरी वार्निंग है वो कुछ नहीं होता है। मैंने खुद ये देखे हैं, ये पैकेट के जो आउटसाइड हैं वो ब्लैंक रहता है। तो उसमें जो हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय चाहता है लोगों को बताना कि भाई ये सिगरेट पीने से आपको स्वास्थ्य का नुकसान होगा, वो यानी कि एक तरीके से ये तो दोहरी चोट हो गई। एक तो अर्थव्यवस्था में चोट पड़ी, टैक्सेस गवर्नमेंट को जो मिलने थे वो मिल नहीं पाए, उसमें सेम लगी। जो किसान है, जो इसका हकदार है, उसको भी इसका हक नहीं मिल पाया। इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो 4.5 करोड़ से ज्यादा लोग हैं उनके बारे में भी चिंता करनी जरूरी है। यशवंत चिद्दीपोतु जी, जो रेगुलेशन की और टैक्सेस की जो बात की जाती है और जो बात इस वक्त जावड़ेगौड़ा जी ने कहा कि तंबाकू इंडस्ट्री को टारगेट किया जाता है, लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर उसके खपत को बढ़ावा ना दिया जाए तो उन किसानों के पास, उन लोगों के पास जिनकी रोजी रोटी से जुड़ी है, उनके लिए क्या विकल्प मौजूद है? क्या सरकार ने ऐसे कोई विकल्प सामने रखे हैं क्या, कि वो करेंगे क्या उसके बारे में? Sir, Mandakini ji or Jawaharlal ji just discussed about the health point of view. We are aware that anything, we know that if something excessive will definitely harm the health. We know that. कुछ भी ज्यादा कंज्यूम करें तो आपको नुकसान हो जाएगा। But not only the tobacco, we have thousands of carcinogens which people are affected to cancer, any kind of health effect, bad to health on day-to-day basis. So we should not supposed to. We should defend ourselves as a tobacco farmer. We all the time we should consider about the livelihood of the farmers. We tried different varieties of crops. In Andhra Pradesh, we tried
Bengal gram, we tried red gram, we tried maize, we tried eucalyptus or pepper mills, and we tried everything else of other crops, but we are unable to get that such remunerative prices to compare with tobacco. In the same way, Karnataka also, they have tried ragi, maize, and so on. And even though Tobacco Research Institute, Central Tobacco Research Institute have tried in different crops. जावरेगौड़ा जी इस पे कुछ बात जोड़ना चाहते हैं? जावरेगौड़ा जी, मेरे पास समय की कमी है, बिल्कुल संक्षेप में. Sir, they are unable to find out the alternative crops. That is the reason invariably we should depend on the tobacco crops. As per the guidelines subjectively, if they find any alternative crops, that's okay. जी. As per the guidelines of FCTC, that is the organ of WHO, Article 18, 19, 20 clearly says respective government should provide a viable economic alternative crop to tobacco. So it is the serious concern of the respective government to provide a viable alternative. So far, as per the research brought out by the Central Tobacco Research Station, there is no other alternative viable crop to tobacco. It is a central government organization and comes under Council of Agriculture Research. So they have already come out with the report. There is no viable alternative. Let them come with a viable alternative. We are not particular about tobacco, but unless we are provided with a viable alternative, everybody is speaking about ban the tobacco, stop the smoking, but nobody is coming forward to provide alternative, including NGOs are the mouthpiece of. ये बिल्कुल ये वाजिब सवाल है और बड़ा सवाल भी है कि अगर तंबाकू उत्पादन से जुड़े हुए किसान या फिर इससे जुड़े हुए लोग, अगर तंबाकू को आपको बढ़ावा नहीं देना है तो फिर उनके सामने विकल्प क्या है? जिनकी रोजी रोटी से जुड़े हुए, जिनका रोजगार, जिनका घर से चलता है, 4.5 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो आंकड़े मैंने आपको बताए, उनका क्या होगा? ये भी सरकार को देखना पड़ेगा. बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए.